हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 5 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो में बढ़िया से हम क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत ही जल्दी हम इन सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन को, एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन रीडिंग चल रही है उसको लेवल में लेके आते हैं। विद इन टाइम आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ आपको टाइम के अंदर अंदर खत्म करा दिया जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, लाइन बाय लाइन सीरीज हो, वन शॉट सीरीज हो, सब कुछ खत्म करा देंगे। टेंशन जरा भी मत लेना। हाँ, अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है लेकिन उसको बिल्कुल कंट्रोल में लेकर के आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन के और आपको हर सेशन के पीडीएफ नोट्स मिल जाएं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना होगा टेलीग्राम पे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, और आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ से आपको जो फ्री पीडीएफ नोट्स है, जो फ्री प्रीमियम कंटेंट है वो मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलती रहेंगी रेगुलर। ठीक है, अगर कोई पीडीएफ आपको पुरानी चाहिए हो तो उसके लिए आप फाइल सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप पुरानी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक और ज़रूरी बात, जैसे आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है अब काफ़ी कम हो चुके हैं पिछले बार की कंपेरिजन में। तो आप इसके लिए आप जो हमारी बुक है एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 12th 2023-24 सेशन के लिए आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और आप पा सकते हैं अपने फिजिक्स में बहुत शानदार मार्क्स, है ना। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इंक्लूडेड मिलेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए और आपकी क्लास 12th में बढ़िया बढ़िया मार्क्स आए। तो अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको करना ही चाहिए। तो इस बुक को ऑर्डर करने की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ऑर्डर लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहली लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन है वो इसी की होगी, और इसके साथ साथ जो पिंड कमेंट है ना, पिंड कमेंट में भी आपको इसकी जो लिंक है ऑर्डर करने की वो मिल जाएगी। आप अभी इसको ऑर्डर करें और आप पाएँ अपने क्लास 12th में बढ़िया बढ़िया मार्क्स। लेकिन बुक को ज़रूर से प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, है ना, सिर्फ खरीद के रखने से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है और इसको बढ़िया समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि शॉर्ट बार मैग्नेट है जो कि 30 डिग्री पे रखी हुई है। 30 डिग्री किसके साथ बना रही है? जो बार मैग्नेट की एक्सिस है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रही है 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.25 टेस्ला है। आप जानते हैं जब कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो उस पर लगेगा टॉर्क। क्या लगेगा? टॉर्क, रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, और वो टॉर्क कितना लग रहा है? 4.5 × 10⁻² जूल। हाँ जी, टॉर्क की यूनिट जूल भी होती है, बताता हूँ कैसे। तो आपको इस केस में कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। मतलब ये जो बार मैग्नेट रखी है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक बात बताता हूँ, एकदम छोटी सी बात। और छोटी सी बात क्या है कि यहाँ पर आप नई चीज़ हो सकता है कुछ बच्चे नई चीज़ देख रहे हों, और वो नई चीज़ ये है कि यहाँ पर टॉर्क की यूनिट जूल लिखी है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से हम ये देखें कि वर्क की जो यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम और क्या बोलते हैं? तो हम देखते हैं कि वर्क की यूनिट क्या है? जूल। तो न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहा गया? जूल। इसी प्रकार से आप ये देखें कि टॉर्क की यूनिट क्या होती है, तो आप ध्यान से देखें कि टॉर्क की जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस हिसाब से हम क्या देख सकते हैं, समझ गए होंगे समझदार बच्चे, कि भाई फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। तो टॉर्क जो है, तो इस हिसाब से जैसे न्यूटन मीटर को हमने जूल लिखा था ना, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम टॉर्क को भी क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इसकी यूनिट भी जूल के टर्म्स में बताई जा सकती है, जूल पर टेस्ला होगी। ठीक है, कैसे ये आपको समझ में अभी आ चुका है। क्लियर है? तो यूनिट देख इस तरह से क्यों लिखी गई है? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन में जैसे कहा जा रहा है कि एक हमारे पास इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ
यहाँ पर हमारे पास के अंदर एक बार मैग्नेट रखी हुई है और बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ध्यान से समझना। बार मैग्नेट रखी है और ये बार मैग्नेट बना रही है इस फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा, ठीक है। कितना एंगल है? एंगल है 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो ये नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, इसकी ये रही एक्सिस, ये एक्सिस बना रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना? 30 डिग्री। वाइट पेन से अपन इसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। अब आप सभी लोग समझते हैं कि जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इस पर टॉर्क लगाएगी। कैसे लगाएगी? हाँ, क्यों लगाएगी ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे रखी हुई है, समझना बात को ध्यान से। तो आप इसको समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्यों जा रही होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। तो आप यहाँ पे समझो कि ज़रूर इसके पीछे यहाँ पर कहीं कोई मैग्नेट होगी और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड होगा और किसी दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल इस साइड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी किसी ऑब्वियस सी बात है मैग्नेट से निकल रही होंगी। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल पीछे होगा, साउथ पोल यहाँ होगा। सेम मैग्नेट नहीं, ये अलग अलग मैग्नेट है। एक मैग्नेट में हाँ दोनों पोल एक साथ होते हैं, तो सिर्फ हमने नॉर्थ पोल को दिखाया है और यहाँ पे सिर्फ साउथ पोल को दिखाया है। क्लियर है? तो ऐसे इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड जा रही है और इसी कारण से हम ये देखते हैं कि भाई इस पे देखो अभी क्या होगा, नॉर्थ पोल पे ऐसे रिपल्जन फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और साउथ पोल पे ऐसे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर है? तो हम ये देखते हैं ये दोनों फोर्सेस क्या है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये इस पॉइंट पे फोर्स लगा रही है, ये इस पॉइंट पे फोर्स लगा रही है। तो आप ये देखेंगे ये ऐसे घूम जाएगी, तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जरा क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अपन पी साइन थीटा तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? एम पी, मतलब डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था। इस बार P की जगह यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M आएगा। जैसे P E साइन थीटा होता था तो E की जगह यहाँ पे B मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा और ये हुआ साइन थीटा। क्लियर है? ध्यान से समझना। अभी टॉर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉर्क। तो देखो जरा, टॉर्क की बात कर रहे हैं तो टॉर्क तो आपको दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ध्यान से देखो, तो टॉर्क कितना है? 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल, ये इतना दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है? 0.25 टेस्ला इज इक्वल टू ये कितना है? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻²। मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है 0.25 इंटू 1/2, ये 2 इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा 9। 4.5 का इंटू 2 से होगा तो क्या बनेगा? 9। तो 9 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में पहुंच जाएगा इसके 0.25। 0.25 का ये डेसिमल हटेगा, ये अपॉन में आ जाएगा ना, तो ये डेसिमल हटा, ऊपर 2 जीरो पहुंच गई। 2 जीरो का मतलब है 10⁻+2, 10⁻+2, और यहाँ पे क्या बच गया? मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। बताओ जरा, क्लियर है? अभी आप यहाँ पे समझिए कि इससे ये कट जाएगा, ये -2 ये +2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9/25 इज इक्वल टू में क्या है? कैपिटल M। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से कैंसिल करोगे, 25 लिखा है तो यहाँ पर आएगा, डेसिमल लगेगा पहले, फिर एक 0 आएगी, 25 × 75, यहाँ पे ये बचेगा, 15 बचा, ठीक है। फिर 50, एक 0 बढ़ा दिया आपने, 150, तो ये 25 6 या 150 होता है, ये कैंसिल। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया ये हो गया 0.36। यूनिट की बात करें तो इसकी आप 2 यूनिट लगा सकते हैं। जैसे ये पूरा क्वेश्चन जूल के टर्म में दिया हुआ है, तो आप देखो ज़रा यहाँ पे, अगर हम मुझे जैसे टॉर्क की जो यूनिट हो गई वो क्या बन गई अभी? जूल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला। तो यहाँ से यूनिट क्या बनेगी? जूल पर टेस्ला। क्या बन जाएगी? जूल पर टेस्ला। बात समझ में आ रही है? देखो ये M है, इसको इधर ही छोड़ दो, B को नीचे भेज दो, ठीक। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या बन गई? जूल पर टेस्ला। तो जूल पर टेस्ला में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की दूसरी यूनिट्स भी होंगी, वो आपको अभी इसी वीडियो में पता पड़ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं एक एडिशनल क्वेश्चन कि भाई इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स, तो आंसर क्या है? इस पे नेट फोर्स 0 है। क्या है?
जीरो, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या जीरो, क्योंकि जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में, ठीक। लेकिन तो आप ये देखेंगे इसमें रोटेशन अभी हो रहा है, रोटेशन इसमें हो रहा है, लेकिन इसकी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसमें रोटेशन भी रुक जाएगा जब ये यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वो पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे भी आपको पता है मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आज इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना है, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आप जानते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की आपको कितनी यूनिट पता है और वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। राइट ऑल यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात आता हूं, ठीक है, ठीक। इंक्लूडिंग CGS एंड SI यूनिट, इंक्लूडिंग CGS एंड SI यूनिट। अब मैं इस हिसाब से बोलूं तो कम से कम जो है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप ये मान के चलो कि 7 यूनिट होती हैं, 6 से 7 यूनिट हैं मैग्नेटिक फील्ड की, SI यूनिट और CGS यूनिट मिला करके, ठीक है। और ये सारी की सारी अलग अलग नाम से पूछा है और आपको जरूरत भी पड़ती है। अब जो भी बच्चा ये सारी की सारी यूनिट लिख के दिखा देगा, या कहें कि जो बच्चा जितनी ज्यादा यूनिट लिख के दिखाएगा वही विनर बनेगा। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी यूनिट आपको पता है, और उन सभी को मुझे आप लिख के बताएं, ठीक है। बस उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा जो है कितना होशियार है। देखते हैं जरा आपको कितनी यूनिट याद है, कितनी, 2। टेस्ला में बता दो, टेस्ला पहले ही मैंने शुरुआत कर दी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, जो बच्चा नहीं बता पाएगा उसको PDF नोट्स में जो है आंसर में लिख करके दे दूंगा। लेकिन हाँ, देखते हैं कमेंट मैं आपका ज़रूर से पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें और जो है पता पड़े कि भाई आपको कितनी यूनिट्स पता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूंगा ज़रूर से, ठीक है। चलिए, चाहे एक बच्चा कमेंट करे या 200, आपको ज़रूर अपना कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है। क्या है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M = 0.32 टेस्ला। मतलब एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है, आप यहाँ पे कैपिटल M लिखें क्योंकि हमने मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करा है। फिर स्मॉल m जो हो जाता है वो हमारी पोल स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है, 0.32 जूल पर टेस्ला, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ये बार मैग्नेट जो है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, दिस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, ठीक है। अभी पूरा क्वेश्चन समझाता हूं, वैल्यूज लिख लेते हैं, 0.15 टेस्ला। आगे दिया है इफ द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकल प्लेन में है तो बार मैग्नेट भी ऐसे रोटेट कर सकती है वर्टिकल प्लेन में। देखो लिखा है यदि बार मैग्नेट रोटेट करने के लिए फ्री है इन द प्लेन ऑफ फील्ड, मतलब जिस प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में ऐसे बार मैग्नेट भी रोटेट कर सकती है। तो आपको बताना है विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड, विच ओरिएंटेशन मतलब मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट कैसे रखी हो, ओरिएंटेशन मतलब इसकी पोजीशन कैसे रखी हो, ठीक है, कितने एंगल पे रखी हो, ठीक, कौन सी ओरिएंटेशन में इसका जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और इन दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम में कैसे कैसे बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो देखो आप ऐसे मान के चलो कि ये हमारे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बात समझना। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास ये इस तरीके से बार मैग्नेट रखी हुई है, इसकी एक टांग ज़्यादा बाहर निकल रही है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो अब इस तरीके से बार मैग्नेट रखिए,
ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि भाई इस पे क्या लगेगा, इस पे टॉर्क लगेगा। देखो इसके नॉर्थ पोल पे कुछ फोर्स लगा, साउथ पोल पे कुछ फोर्स लगा। देखो नॉर्थ पोल को रिपल्जन झेलनी पड़ी, साउथ पोल को अट्रैक्शन झेलनी पड़ी, तो इसके कारण इस पे टॉर्क लगेगा और ये घूम जाएगी, ये घूम जाएगी। बहुत सही, ये घूम रही है, ठीक है, ये ऐसे घूमेगी, ठीक ना। तो अभी तो ये घूम रही है, तो अभी जब तक ये घूम रही है तब तक हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। इक्विलिब्रियम की पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन जब जो बॉडी जैसी रखी है वैसे ही रखी रहे, कोई अंतर ना है। अगर चल रही है तो चलती रहे, कोई अंतर ना है ना, कोई चेंज ना हो, ठीक। तो अभी हम ये बोल सकते हैं अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑल्दो उस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, लेकिन अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई साहब ये जो फील्ड है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट को ऐसे घुमा देगी, इस मैग्नेट को ऐसे घुमा देगी, ठीक है। चलो 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं, घुमा देगी। चलो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं लॉक, और इसको पकड़ के अपन ऐसे घुमा देते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए ज़रा, ये नॉर्थ पोल सीधा कर दिया, ठीक। तो अभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको पकड़ के घुमा दिया ना, तो आप ध्यान से देखो कि ये फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल रखें तो फोर्स तो उन पे लगेगा, लेकिन इस बार कैसे फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल को रिपल्जन झेलनी पड़ी, पहले भी झेलनी पड़ रही थी, साउथ पोल को अट्रैक्शन झेलनी पड़ी, पहले भी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार भले ही इस पे ऐसे खिंचाव पड़ रहा है, नॉर्थ पोल पे ऐसे खिंचाव, साउथ पोल पे ऐसे खिंचाव, ये खूब ताकत से खींच रहे हैं, बात समझना। तो अभी क्या हो रहा है, ये खूब ताकत से खींच रहे हैं, ठीक। तो आप क्या देखेंगे कि अगर ये ऐसे एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, इसको ऐसे खींचे जा रहा है और इसको ऐसे खींचे, लेकिन फिर भी क्या ये अपनी पोजीशन से कहीं और जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। लेकिन इस बार इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी ही जगह पे रहेगा, मतलब बार मैग्नेट इसको कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही है, ठीक है। मतलब इस बार अब ये किसमें पहुंच गया, ये पहुंच गया इक्विलिब्रियम में। ये बार मैग्नेट अब कैसे रखी है, ये रखी है इक्विलिब्रियम में, जैसी है वैसी रहेगी। अब ये फोर्स इसको घुमा नहीं पाएगा, अब इस पे टॉर्क नहीं लगेगा। अब क्या होता है, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब है कि आपने इसको, अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी बार मैग्नेट, तो आप इसको अपनी जगह से ऊपर या नीचे कहीं भी डिस्प्लेस करो, ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो आपने अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा तो कभी ये दोबारा से अपनी इसी कंडीशन में लौट के नहीं आएगी बार मैग्नेट। तो हमने क्या करा कि इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा, इस मैग्नेट को हल्का सा ऊपर उठा दिया, तो नॉर्थ पोल यहां पहुंच गया, साउथ पोल यहां पहुंच गया। तो हमने क्या देखा कि फिर से इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल पे इस साइड, साउथ पे इस साइड, और ये मैग्नेट इसको वापस से अपनी जगह पे घुमा देगी। तो इसका मतलब ये वापस से अपनी ही जगह पे अगर आ जाएगी बार मैग्नेट, तो इसका मतलब है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कैसा बना, यहाँ पे कितना एंगल बना, तो यहाँ पर एंगल देखो जरा, एंगल हमेशा किस किस के बीच में बताया जाता है, तो एंगल हमेशा बताया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। देखो टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। मतलब ये जो थीटा जो एंगल है ये किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ठीक है, एम वेक्टर एंड वी वेक्टर। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, यहाँ पर क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो जरा चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, तो देखो साउथ से नॉर्थ तक किसका एरो लगा, ये एरो लगा मैग्नेटिक मोमेंट का। तो हमने इसको लिख दिया एम वेक्टर, क्या लिखा, एम वेक्टर। और इसी डायरेक्शन में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आपके ए वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे। इसकी ओरिएंटेशन ये होगी, ठीक है। नाउ अभी ध्यान से देखिए जरा, अपन लॉक कर दिया था ना इसको, ध्यान से देखो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला हम केस बनाते हैं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है भाई साहब, मतलब नॉर्थ पोल पहले इस साइड था, अब इस साइड रख दिया है, और साउथ पोल ऐसे ऐसे रख दिया है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इस वाले केस में नॉर्थ पोल को ऐसे रिपल्जन मिलेगा, साउथ पोल पे ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक। तो इसको ऐसे दबाव मिलेगा, इस तरीके से इसको ऐसे दबाया जाएगा। लेकिन क्या
इस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो ये जो है इसको ऐसे दबाया जा रहा है, ऐसे दबाया जा रहा है, ऐसे दबाया जा रहा है, तो बाहर मैग्नेट जो होगी ये जरा भी घूमेगी तो नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसी है वैसी रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसी कंडीशन बन रही है, यहां पर बन रही है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब बाहर मैग्नेट जैसी है वैसी रहेगी। और ये कैसा इक्विलिब्रियम है, आंसर है कि इसको चेक करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा कि इसको चेक करा, और चेक कैसे किया कि अगर हम इस बाहर मैग्नेट को हल्का सा अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दें, ऐसे रख दें ऊपर, हमने जैसे मान के चलो कि इस बार मैग्नेट को हल्का सा डिस्प्लेस करा, ये ऐसे है, अब इसको ऐसे ही पकड़े घुमा देते, किसी भी डायरेक्शन पकड़े घुमाओ कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ पोल को यहाँ पहुंचा दिया, साउथ को हल्का सा नीचे कर दिया इसको, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि इस नॉर्थ पोल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये बाहर मैग्नेट ऐसे घूम जाएगी, मतलब नॉर्थ पोल पहुंच जाएगा यहाँ और साउथ पोल पहुंच जाएगा पीछे। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम में था, अनस्टेबल। इसका मतलब अगर आप इसको हल्का सा अपनी जगह पे चाहे ऊपर या नीचे कहीं भी डिस्प्लेस कर दें, ये घूम के ऐसे हो जाएगी। दैट मीन्स अभी ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसको टॉर्क नहीं लग रहा, लेकिन हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो दोबारा से अपनी पोजीशन पे लौट के नहीं आएगा। तो हमने कहा कि ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो आंसर है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना एंगल बन रहा है, तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ये जो आप देख रहे हैं साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ किसकी डायरेक्शन होती है, तो आंसर है साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी है, ये देखो जो इसके जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर एंगल कितना बना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, अभी आपसे इस क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट पूछा जा रहा है, तो ये आपके बी का आंसर हो गया। क्लियर है। आपसे पूछा जा रहा है थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन ईच केस। देखो ये तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता सकता था कि थीटा एंगल 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इतने डिग्री पे होता है। तो आप डायरेक्ट जो है सारी चीज़ें मुझे बता सकते थे, आप भी कुछ बच्चों को समझ, कुछ बच्चे रह जाते, तो जो बच्चे रह जाते उनके लिए मैंने डिटेल में बताया है, क्योंकि जो बच्चे नहीं रहे थे वो तो खुद से भी ये क्वेश्चंस कर चुके होंगे। ठीक है, इसीलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ये इसमें सी वाले केस में आते हैं, और सी वाले केस में आपको दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो अभी हम क्या करेंगे, U इज इक्वल टू माइनस एम की वैल्यू कितनी है 0.32 जूल पर टेस्ला, बी की वैल्यू कितनी है 0.15, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम डायरेक्ट ही cos 0 पुट कर देते हैं, cos 0। तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, U इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 का इंटू 3 से करते हैं तो 15 से 45, 450, 15 30, 480। तो ये आपका 480 आएगा, तो 0.048, ठीक है, 0 जूल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अनस्टेबल के लिए हम बात करें, अनस्टेबल के लिए तो U इज इक्वल टू क्या है, माइनस एम बी कॉस 180, कॉस 180 माइनस एम बी कॉस 180। इसके बाद यहाँ पर हमने अगर इसकी जगह कॉस 180 पुट करते हैं तो सिंपल सी बात है, U इज इक्वल टू माइनस का m की वैल्यू फिर से पुट करो, b की वैल्यू फिर से पुट करो, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये पुट करी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस का 0.0480 जूल, मतलब 0.048, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, ए क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया कि मान के चलो एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर कितने टर्न्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके 800 टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो कैपिटल एन लिखा। अगर ये बोलता टर्न डेंसिटी या बोलता कि 800 टर्न्स पर सेंटीमीटर या पर मीटर, तो हम उसको जो है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल होता है। ठीक है, तो याद रखा करो रिलेशन।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। ठीक, आगे क्या दिया, एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक बार मैग्नेट। हमें बताना है कि किस तरीके सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी सोलेनॉइड जो है, ये इस तरीके से आप इस सोलेनॉइड को देखें, जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, हमने कहा इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा आई, ठीक है। ये यहाँ से करंट गया और इस तरह सामने देखने पर करंट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि इसके आप एक फेज को देखो, यहाँ से आपने देखा, यहाँ से आपने देखा, तो आप क्या करेंगे, पहला काम आपको करना है कि जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास एक कवर है, ठीक। अब मान के चलिए कि इसमें करंट, ये सोलेनॉइड कवर मान के चलो, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की साइड सामने देखने पे। तो आप हमेशा पहले क्या करेंगे, इसका नॉर्थ और साउथ पोल पता करने के लिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर को मोड़ो, ठीक है। तो थंब जहां जाएगा, इसको बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो करंट अगर सामने से नीचे आ रहा है ना, तो सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ूंगा, इमेजिन, ठीक है, ऐसे पकड़ा, थंब जहां जाएगा वहां बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक। एक्चुअल में क्या है, यहाँ क्या बनेगा नॉर्थ पोल और इस साइड क्या बनेगा साउथ पोल, ठीक। तो देखना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एक बार मैग्नेट के लिए कैसे निकलते हैं, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ तक जाएंगी और उसके बीच में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेगी। नॉर्थ से निकली, साउथ तक गई और इस तरह से बीच में, ठीक है। नॉर्थ से निकली, साउथ तक गई और इस तरह से बीच में। और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसमें ऐसे एंटर करेंगी, ये यहाँ पर सीधे जाएंगी, यहाँ पर सीधे, और यहाँ पर जाकर के ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो आप एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में क्या देख रहे हैं कि जो बार मैग्नेट है उसमें भी तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, हाँ। अब इसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक ना। तो ध्यान से देखना, इसके पास भी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, और वो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो याद रखो मैग्नेटिक मोमेंट के दो फॉर्मूले होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के दो फॉर्मूले हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम स्मॉल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर बार मैग्नेट है मेरे पास, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, बार मैग्नेट है मेरे पास, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस 12। पोल स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम इंटू 12, ये इसकी वो हो जाती है बार मैग्नेट के लिए, फॉर बार मैग्नेट। लेकिन ये बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, लेकिन बार मैग्नेट तो नहीं है ना। बार मैग्नेट में तो पोल स्ट्रेंथ फिक्स है, लेंथ दोनों पोल्स के बीच की फिक्स है, लेकिन यहां पर तो पोल स्ट्रेंथ फिक्स नहीं है ना। करंट को कम कर दो, ज्यादा कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दो, ज्यादा कर दो, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़ता है। तो सोलेनॉइड या कोई भी करंट कैरिंग लूप के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, करंट कैरिंग लूप चाहे सर्कुलर हो चाहे वो आपका रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी हो, ठीक है। उस केस में जो करंट कैरिंग लूप के लिए चाहे वो सोलेनॉइड हो, फॉर्मूला होता है NIA। क्या होता है NIA। अब यहाँ पे एरिया कौन सा लेना है, इसके सामने वाले आखिरी वाले एंड का, या कहूँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें लेना है, ठीक है। तो आप ये देखें, तो इसका एरिया लेंगे तो n की वैल्यू क्या है, 800 टर्न्स है इसके अंदर, करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब जो सॉल्यूशन निकल के आएगा इसका वैल्यू, ये आएगी आपके पास 24, ठीक है, 24 घंटे आप इससे करोगे 48, 50, 60 आएगा ये, हाँ। चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 8 इंटू 3 करेंगे 24 आएगा, 24 का इंटू आप इससे करोगे 25 से 25 चौक 100, ये यहाँ पे 10 आ गया, तो 50 और 60 आ गया, ठीक है। तो अप्रॉक्स ये आपका जा रहा है, चलो ठीक है, सबका इंटू कर देते हैं। ये आ गया आपका 2400, यानी 2 जीरो को मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 जीरो से 10⁻⁴ कटेगा, 10⁻⁻2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 8 थी 24, 24 का इंटू 2.5 से होगा तो बचेगा 60, ठीक है, बचेगा 60। 60 का इंटू मतलब 60 इंटू 10⁻⁻2 आ गया,
मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0.6 बन रहा है, 100 अपॉन में पहुंचा 0.6 हो गया, या 0.60 हो गया। ठीक है ना, ध्यान से देखना। ठीक, अब यहाँ पर आप ये देखो कि एक्चुअल में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.60 है। यूनिट क्या होगी इसकी, तो सिंपल सी बात है, यूनिट होगी n की, नंबर ऑफ टर्न्स की यूनिट है नहीं। I मतलब करंट, A मतलब एरिया, तो करंट इंटू एरिया, तो करंट है एम्पियर, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट। बताइए जरा, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ज़रा, अभी देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी इसमें एक पार्ट और पूछा गया है, एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक बार मैग्नेट। देखो सोलेनॉइड बार मैग्नेट इधर कैसे एक्ट कर रही है, कुछ सिमिलरिटी आप देख रहे होंगे इसमें। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी बनती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ तक जाती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड is same as of बार मैग्नेट। ठीक है, और इसकी जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड्स मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड्स magnetic field is decided by the direction of current, decided by the direction of current in it। ठीक है, जिस डायरेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बनती है। क्लियर ना? इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है इसमें। आप ऐसे देखें, ये देखो अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो आप इसको समझ लें कि यहाँ पे लिखा था 3। ठीक, तो देखो क्या दिया हुआ है कि इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.3, मतलब पिछले वाले सोलेनॉइड की बात करी जा रही है, अगर ये रोटेट कर सकता है अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड, ठीक, इन horizontal direction। ठीक है, what is the magnitude of torque on solenoid when its axis make an angle of 30 degree with the direction of applied field। देखो बस बड़ी सिंपल सी बात है, कह रहा है कि पहले सोलेनॉइड ऐसे रखा था, हमेशा एंगल किसके साथ देखते हैं, एक्सिस के साथ। तो अभी इस सोलेनॉइड, ये इसका एक्सिस कहाँ है, इसकी एक्सिस कहाँ है, इसकी एक्सिस तो यहीं पे होगी ऐसे। तो कहा जा रहा है कि इसको आपने वर्टिकली ऐसे घुमा दिया इस तरीके से, ठीक, और इस पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगाई। वर्टिकल का मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री घुमा दो, जिस तरह उसने कहा है उतना हमने घुमा दिया। तो भाई इस पे कितना टॉर्क लगेगा, तो ये भी तो एक तरह से बार मैग्नेट ही है, बार मैग्नेट ही तो है ये। तो इस पे भी जो टॉर्क लगेगा ये कितना लगेगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितने डिग्री दी है, 30 डिग्री दी है, तो एम बी साइन 30। तो आप देखो टाउ इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है, देखो ज़रा एम की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट जो आपने जस्ट अभी निकाला है सोलेनॉइड का, कितना निकाला है 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख दें 0.6, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.25, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और यहाँ पर जो टॉर्क हमें चाहिए वो आ गया 0.3 इंटू 0.25, और यहाँ पर 25 से 75 होता है, 3 डेसिमल हैं यानी कि, ठीक है, 3 डिजिट के बाद पहले आ जाएगा। तो ये टॉर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। तो 0.075 न्यूटन मीटर इस पर इतना टॉर्क लगेगा जब ये इतनी डिग्री पर रखा होगा। बस इतनी सी बात इसमें कही जा रही है, कुछ इसमें बहुत अलग या बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो इस बार क्या दिया जा रहा है, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m इज इक्वल टू 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स, यानी कि जूल पर टेस्ला, लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा है, अलाइन, है ना, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो इसमें जो बार मैग्नेट है वो इसी डायरेक्शन में रखी हुई है इस तरीके से,
अलाइंड है, मतलब नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहती है कि कोई भी मैग्नेटिक डायपोल अलाइन हो जाए, मतलब सीधा बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में हो जाए, उसके मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है 0.22 टेस्ला, 0.22 टेस्ला। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, what is the amount of work done required by external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field, ठीक है। ध्यान दो, कह रहा है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने में कि हम इसको नॉर्मल टू द फील्ड कर दें। मतलब हम अभी एक थीटा कितना बन रहा है, देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी है साउथ टू नॉर्थ, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे अभी कितना है θ1 कितना है 0, मतलब अभी ये 0 डिग्री पे है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब ये पार्ट जो इसका ए पूछा है उसमें पूछा है कि आपको वर्क करना है, वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से आपको इसको फील्ड के नॉर्मल बनाना है, मतलब θ1 इज 0 टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये काम आपको करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कर दोगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला है वर्क डन का। तो w इज इक्वल टू mb की वैल्यू क्या है भाई, देखो जरा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है वो दिया ऊपर 1.5, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0.22 टेस्ला, cos θ1 क्या है cos 0 माइनस कितने डिग्री तक घुमाना है 90 डिग्री तक। तो आप इसके बाद क्या करें, आप इसका कुछ नहीं, w इज इक्वल टू भाई 1.5 का इंटू 22 से करोगे, 15 का इंटू 22 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये लिखा है, ठीक। तो ये बन गया 033, तो 3 डिजिट के पहले यानी कि 0.330, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.330 जूल में, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ज़रा, क्लियर है। तो ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है ज़रा देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, यानी कि आप ये देखें सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि अगर आप इसको कैसे घुमा दें ऑपोजिट टू द फील्ड, यानी कि फील्ड अगर ऐसे है तो आपको घुमा देना है उसको ऐसे, इस डायरेक्शन में। फील्ड अगर ऐसे है तो आपको इसको किस डायरेक्शन में घुमाना है, इस डायरेक्शन में घुमाना है, क्लियर है। ये कहा जा रहा है सेकंड पॉइंट में, द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब आपको घुमाना है इसको। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क मतलब हम टॉर्क लगाएं, ठीक है। तो हमें इसको घुमाना है तो भाई θ1 इज इक्वल टू कहां से कहां तक घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन तक, यानी कि एंगल जो होना चाहिए वो θ1 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक घुमाना है। तो θ2 की जगह आप क्या लिख दें, θ2 की जगह लिख दें आप cos 180, cos 180 रखोगे तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, और अगर आप -1 पुट करोगे यहाँ पे तो आंसर कितना आएगा, w इज इक्वल टू ये कितना हो गया 0.33, और यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस लगा है और ये माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो आंसर आ जाएगा 0.66 जूल। सेकंड हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, अलग तो दिखे कम से कम, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस 1 and 2, यानी कि पहले और दूसरे केस में कितना टॉर्क लगेगा। तो पहले केस में ये 90 डिग्री पे पहुंच गया, दूसरे केस में ये 180 डिग्री पे पहुंच गया। तो हम यहाँ पे देखें कि पहले केस में आपने घुमा के, थर्ड वाले का यहाँ पर क्या है, इन फर्स्ट केस देखो भाई, जब इनिशियली वो ऐसे रखा था, ठीक है, तब तो कोई टॉर्क था नहीं इस पे, फिर आपने घुमाया तभी तो टॉर्क लगा इस पे,
तो आपने घुमाया, घुमा के इसको फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, कितने डिग्री तो घुमा देना, 90 डिग्री नॉर्मल घुमा देना है। तो इन फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि उसने जितना घुमा दिया उतना थीटा लेना। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90। तो टाउ इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी थी, मैग्नेटिक मोमेंट 1.5, मैग्नेटिक फील्ड 0.22 और ये साइन 90 वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये फिर से कितना आ गया 0.33 और ये इस बार यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर, ठीक है, आप जूल में भी लिख सकते हैं। और सेकंड केस में थीटा कितना होगा 180 डिग्री और साइन 180 होता है 0, तो यहाँ पे टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने जो है दोनों को सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम इसको अपलोड कर देंगे, शेयर कर देंगे। बताइए क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखो सर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे मिल रहा है ए क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड, a closely wound solenoid of 2000 turns and area of cross section 1.6 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड है, एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड है जिसके अंदर टर्न्स कितने हैं, इसके अंदर टर्न्स हैं 2000 टर्न्स हैं सोलेनॉइड के अंदर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब तो आप समझ गए होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ का लिया जा रहा है, ठीक है। जो टर्न्स हैं, इस टर्न को अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, किसी भी एक टर्न का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसकी बात करी जा रही है ना। तो कितना है 1.6 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है इसमें, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। क्लियर नाउ आगे दिया है कि भाई इसको हमने सस्पेंड कर दिया और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूमने को फ्री है, मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक है, अलाउड टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सॉलिनॉइड। बस देखो अब तो उसमें फिर से कोई बात नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिनॉइड या करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के केस में तो NIA आप फॉर्मूला लगाएंगे, M इज इक्वल टू N की वैल्यू, I की वैल्यू, A की वैल्यू, तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे। और तो कुछ नहीं लिखा है उसमें, ये तो कुछ और दिक्कत आ जाए, इतना सिंपल सा लग रहा है ना। 2000 टर्न्स हैं, N दिया है, A दिया है और I दिया है, सस्पेंड कर दिया बस। और उसके बाद क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो N की वैल्यू 2000 है, I की वैल्यू 4 है, एरिया 1.6 10 to the power -4 है। बस सॉल्व कर देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 8000 हो गया इंटू ये 1.6 हो गया, 10 to the power -4 हो गया, ठीक है। M इज इक्वल टू, देखो हम इसको ऐसे लिख दें, जो 8000 है उसको हम ऐसे लिख देते हैं 8 इंटू 10 to the power 3, ठीक है। अब देखो ज़रा 10 to the power 3 से ये कटेगा तो 10 to the power -1 बच जाएगा, ठीक। 16 8 128 होता है, मतलब 12.8 10 to the power -1, ठीक, 10 to the power -1 ये इतना आ गया। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, 10 to the power -1 नीचे आया तो 10 to the power प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 10 बचेगा, डिवाइड कर दोगे तो 1.28 जूल पर टेस्ला लिख दो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे यूनिट लिखो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, करंट और एरिया के टर्म में दिया है तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। बताइए ज़रा समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा इसी का पार्ट दिया है, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन सोलेनॉइड। मतलब क्या कह रहा है, बात समझो, क्या कह रहा है कि ये सोलेनॉइड ऐसे है, मान के चलना ये सोलेनॉइड ऐसे है, ठीक, और यहाँ पर जो इसकी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है समझना, और मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो ऐसे है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, मान के चलो ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ होगा, ऊपर होगा, ये ऐसे, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। देखो दोनों के बीच में एंगल कितना शो कर रहा है, दोनों बीच का एंगल दिखा रहा है 30 डिग्री, ये लिखा है। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन सोलेनॉइड,
इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 10⁻² टेस्ला। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दी जा रही है आपको, ये कितनी है 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दी है। और एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया, एक्सिस के साथ बन रहा है। आपको निकालना है क्या, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल है ना, टॉर्क क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी तो एक बार मैग्नेट ही है, तो टॉर्क क्यों लगेगा, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क पहले निकाल लेते हैं, फिर फोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर समझो, तो एम की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट जो अभी जस्ट हमने निकाला था, क्या निकाला है, पिछले इसी क्वेश्चन का पार्ट है ना, 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर 1.28। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻²। और यहाँ पर दिया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, साइन 30 ठीक रहेगा। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है ना, तो टाउ इज इक्वल टू, हम इसको कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा 64, 0.64 कैंसिल करो इसको, 64 128 होता है, तो ये 0.64 बचा, इंटू करना है 7.5 से, और इंटू पे 10⁻² लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू करूँ उसका 64 का इंटू 75 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास जो 20 30 32, ठीक है, ठीक, 728 742 244 0 0 4 4 8, ठीक है, एक डिजिट और ये 3 डिजिट के बाद, तो 4.800 हो गया, यानी कि 4.8 डेसिमल के बाद जीरो कोई मतलब नहीं है ना, तो आंसर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 4.8। तो टाउ इज इक्वल टू ये बन गया 4.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। बस ये हो गया। अच्छा, अब इसमें फोर्स भी पूछा है, फोर्स तो फोर्स देखो, किसी भी डायपोल पे जैसे इस डायरेक्शन में यहाँ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में इस पे यहाँ लग रहा होगा, तो नेट फोर्स इस पे कितना हुआ भाई, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ही तो टॉर्क बनाते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल फोर्स, जितना फोर्स यहाँ उतना ही फोर्स यहाँ, तो सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। फोर्स, टोटल फोर्स क्या है, टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, चलो मैं नेट फोर्स लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा, यानी कि टॉर्क लग रहा है लेकिन नेट फोर्स कितना है 0 है। ये बात आपको समझ रही है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ये ले लो उसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाएंगे। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है इसमें क्या दिया हुआ है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 0.48 जूल पर टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पर समझो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या दे दी है 0.48 जूल पर टेस्ला। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, गिव द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस ऑन इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ मैग्नेट। ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर कही जा रही है कि मान के चलो एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, ये चलो अगले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे बना देता हूँ, या चलो छोड़ो, ये देखो ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मतलब ये हो गई इसकी एक्सिस, ये हो गई इसकी एक्सिस, दोनों साइड ये क्या हो गई इसकी एक्सिस। ठीक है, तो आपको इस एक्सिस पे कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितने 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, यानी कि इस मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस बार मैग्नेट के कारण 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ पर, एक बार एक्सिस पे और एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन होती है इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो हमें दोनों जगह पे निकालना है। तो आसान है बहुत, कैसे निकालेंगे आप समझते हैं कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई, हाँ ये ई का है, एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह μ0/4 पाई 2
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो 2m/r³। क्लियर है? ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किसका हो गया, ये एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई। कहाँ हो गई, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो बी एक्सियल इज इक्वल टू μ0/4 की जगह 10⁻⁻7 इंटू 2। एम की वैल्यू क्या है 0.48 r³ भाई ऑब्वियस सी बात है, r³ कह रहा है, ये हम जो है मीटर में ही रखेंगे, 10⁻, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। जब एक्सियल पॉइंट पे लेंगे तो सेंटर से ये जो है r इसको मानेंगे, जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेंगे तो डिस्टेंस ये होगी, तो उस टाइम पे r हम इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इसको मानेंगे। अच्छा, r³ तो 10⁻⁻2 का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 का अपन क्यूब करेंगे तो देखो ज़रा ये कितना हो जाएगा, तो ये 0.48, तो ये हो जाएगा 9.6। अच्छा, ये हो जाएगा 0.96 इंटू, यहाँ पर देखो ज़रा 10⁻⁻7 0.96 अपॉन में कितना है, ये 10 का क्यूब तो ये हो गया 1000, मतलब 10⁻3, ये हो गया 10⁻6। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, कैंसिल करने के बाद यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 10⁻1 बचेगा, 10 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो एक और पावर आ जाएगी माइनस की, तो 10⁻3 ये ऊपर चला गया 10⁻3 और 10⁻1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, चलो तो 10⁻1 10⁻3 और ये हो गया 0.96। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा देखो ज़रा, आंसर हो जाएगा 0.96 एक्सियल पॉइंट पे हो जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये एक्सियल पॉइंट पे हो गया, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है तो बस ऊपर आपकी 2 दिख रहा है, उसका 2 का इंटू नहीं होगा। तो वैसे भी हम जानते हैं, वैसे भी हम क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड अगर 0.96 आई है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, देखो जरा कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ठीक, 10⁻6 हो गया और ये यहाँ से कटा, 10⁻1 बचा, 10⁻1 है, 10⁻4 हो गया, 0.96, ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो 0.96 इंटू 10⁻⁻4, ठीक, ये ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा अपॉन में, और ये है मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो ये बचेगा 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये किस पे बन गई, मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप डायरेक्ट फार्मूले से ही बना सकते थे, यहाँ पे बस 2 मत रखना, तो फार्मूला हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट का, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है एक बार ढंग से पढ़ेंगे अपन। अच्छा सा क्वेश्चन है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बाकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट से सारा काम हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल है, देखो एक छोटी सी बार मैग्नेट है जो कि प्लेस्ड है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हैज its axis inclined along the magnetic north and south direction। क्लियर है, देखो क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर लिखा है, दिया है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, तो हमने ये मान लिया कि भाई ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। ध्यान दो जरा, एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये है कि जैसे अर्थ है हमारे पास, तो नॉर्थ अंदर है, साउथ बाहर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ऐसा कुछ है, ऐसा सीन है, बात समझना। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर हमने जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, ये मेरे पास अर्थ है, तो हमने क्या करा, तो हमने ऊपर मान के चलो ये मैग्नेटिक नॉर्थ मान लिया, ये मैग्नेटिक साउथ मान लिया। ऑल्दो हम जानते हैं मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ हल्का सा टिल्टेड होता है, लेकिन डायग्राम वायग्राम अच्छा देखे तो हमने मान लिया मैग्नेटिक नॉर्थ ऊपर, ये मैग्नेटिक साउथ नीचे, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ही हम यहाँ पर बताने वाले हैं, बिल्कुल सीधी, ठीक है। चलो, तो एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पे समझना, तो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस तरीके से,
देखिए जरा, तो ऊपर कौन सा पोल मान लिया हमने, नॉर्थ पोल मान लिया, ऊपर मान लिया हमने नॉर्थ पोल और नीचे मान लिया हमने साउथ पोल। क्लियर? ध्यान समझना, ये किसका है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ अर्थ के हैं। ठीक, नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। अच्छा, इसकी पहली लाइन में हमें यह भी बताया गया है कि जो मैग्नेट जो रखी है ये इस तरह से कि इसकी जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के अलाइंड है, यानी कि जो इसकी एक्सिस है, जैसे अगर मैं बार मैग्नेट यहां पर मानूं तो इस तरीके से ये मेरे पास एक बार मैग्नेट रखी हुई है, इस तरीके से ये मेरे पास एक बार मैग्नेट रखी हुई है, समझना ध्यान से। तो बार मैग्नेट की जो एक्सिस होगी वो कुछ ऐसी ही होगी, बार मैग्नेट की एक्सिस बना दी हमने, बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक, अभी हम यहाँ पे खुद से नॉर्थ और साउथ नहीं लिखेंगे। क्लियर है? क्यों लिखेंगे, उसका रीजन है कि अभी हमें नहीं पता कि नॉर्थ पोल मैग्नेट कहाँ रखना है और साउथ पोल कहाँ रखा है, क्योंकि उसने तो बस इतना बोला था कि इसकी एक्सिस अलाइंड है नॉर्थ साउथ के साथ, मतलब एक्सिस अलाइंड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बस इतनी सी बात उसने कही है। आगे क्या कह रहा है, नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक, क्या कह रहा है कि ये जो मैग्नेट है इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर ना क्या मिल रहे हैं, इस एक्सिस पर नल पॉइंट पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे जाएंगी, साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ से निकल के ऐसे जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान समझो, मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से नॉर्थ से निकल रही हैं और इस तरह साउथ में एंटर कर रही हैं। तो अगर कहा जा रहा है कि इस मैग्नेट के आसपास कहीं पर, या कहूं कि इस मैग्नेट की एक्सिस पर, कहां पर, इस मैग्नेट की एक्सिस पे, यानी कि इस मैग्नेट की एक्सिस यहां पे होगी, यहां पे होगी, तो इस मैग्नेट की एक्सिस पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब हो सकती है, जैसे मान के चलो कहा जा रहा है कि इसकी एक्सिस पर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या मिल रहा है, नल पॉइंट। तो 14 सेंटीमीटर दूरी नल पॉइंट कैसे मिल सकता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इस साइड है, तो नल पॉइंट कब मिलेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे जीरो हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे जीरो कब होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे जीरो जब होगी जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आए। क्लियर है? तो जब जिस जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगी, उस जगह पे हम मानेंगे कि नल पॉइंट हमें मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां होना चाहिए और साउथ पोल यहां होना चाहिए, ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की आ रही है, नीचे की साइड जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये देखो, ये इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल करे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल करना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर इस जगह पे हमें क्या मिल रहा है, तो ये क्या है, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी, उस जगह पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो यहां पर आप आगे पढ़ेंगे तो यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है। अच्छा, तो पहली चीज तो हम यहां पे बता दें कि ये जो जगह है ये इस डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, इस डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर पे है। बताओ जरा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। देखो, एंगल ऑफ डिप का मतलब है कि डिप नीडल बिल्कुल ऐसे रखी रहेगी। क्यों भाई, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, तो डिप नीडल ऐसी रखी रहेगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। ठीक है, तो इस जिस जगह पे ये नल पॉइंट मिला है हमें, उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी है, 0.36 गॉस। इसका मतलब ये हुआ कि एट नल पॉइंट या व्हेन null point is found on axial point,
तो आप क्या पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट ऑन एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट नल पॉइंट। ठीक है, तो देखो जरा, तो एक्सियल पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस बार ये कितनी होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर इस पॉइंट पे जो है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे कितनी है, 0.36 गॉस। 0.36 गॉस, बताओ जरा, क्लियर है। तो यहां पर तो हमें मिल गई। ठीक, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर। हाँ, तो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार में क्यों नहीं पढ़ा, ताकि आप धीरे धीरे छोटा टुकड़ा करके इसको समझ लें। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। तो वो आपसे पूछ रहा है कि अगर हम नॉर्मल बाइसेक्टर पर देखें, मतलब अगर ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो इसकी एक्सिस ये होगी और एक्सिस पे नॉर्मल बाइसेक्टर यहां पे होगा, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आप कुछ ऐसा मान लें कि पूछ रहा है कि इस जगह पे, मतलब इसकी नॉर्मल बाइसेक्टर पे 14 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि सेम डिस्टेंस पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी। टोटल मैग्नेटिक, यानी कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें निकालना है। क्लियर है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज तो आप ये देखें कि इस बार मैग्नेट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इस बार मैग्नेट के कारण बनेगी, जो कि किस डायरेक्शन में होगी, जो कि होगी इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से जाएगी और साउथ की ओर। तो इसका मतलब है कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ये किसकी होगी, ये होगी मैग्नेट की। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ये मैग्नेट का इक्वेटोरियल पॉइंट है। और एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की खुद की है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की भी होगी। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल बाइसेक्टर पे बात करें, तो आप यहां पे लिखेंगे एट नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ बार मैग्नेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, देखिए जरा, वो होगी B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप देखो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो फिक्स है ना, बात समझना। तो एक्चुअल में क्या है, हमें एक्सियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, देखो जरा, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल की आधी होगी, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0.18 गॉस प्लस अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ये कितनी है, ये है 0.36 गॉस। तो ये कितना हो जाएगा इस जगह पे, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा 0.54 गॉस। 0.54 गॉस, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। बताओ जरा, समझ में आया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के लिए जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको समझ में नहीं आ पाया बाय चांस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस एक बार और मेरे कहने पे इसको सेम क्वेश्चन को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल तसल्ली के साथ मैंने आपको तभी आधा आधा क्वेश्चन पढ़ के इसमें पढ़ाया है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है नल पॉइंट के बारे में, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा ठीक है, आगे सेम क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है। आगे हमें सेम मतलब इसी का नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 5.8 था, तो अभी अपन इसकी जगह 5.8 कर देते हैं। देखो जरा, देखो आगे क्या लिखा है, बार मैग्नेट इन द एक्सरसाइज 5.8 इज टर्न्ड अराउंड 180 डिग्री
मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि इस बार मैग्नेट को 180 डिग्री पर टर्न कर दें तो नल पॉइंट अब हमें कहाँ मिलेगा, नल पॉइंट कहाँ मिलेगा ये बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो क्या करना है। पहली चीज़ तो ये हमने क्या बना दी, यही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही बनाई अपन ने, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। भाई साहब देखो जरा, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, नीचे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, ऐसे, ये मान के नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये हमारे पास रखिए बार मैग्नेट। अब इस बार हमने बार मैग्नेट को 180 डिग्री टिल्ट कर दिया, मतलब पहले बार मैग्नेट का नॉर्थ ऊपर था, साउथ नीचे। 180 डिग्री पूरा घुमा देंगे तो नॉर्थ नीचे आ जाएगा और साउथ पहुंच जाएगा इस बार मैग्नेट का ऊपर, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इस बार नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, जरा सोचना। इस बार अर्थ की मैग्नेट देखो, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, नीचे से ऐसे ऊपर की साइड, ठीक है, ऐसे जा रही है नीचे निकल के ऊपर की साइड, देखो जरा। तो इसका मतलब यह है कि यहां से ऐसे निकली, फिर यहां से घूम के यहाँ पे ऐसे गई, फिर यहां से घूम के यहाँ पे ऐसे आई। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसे बना दूं, उसको थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक दिखेगा, मैं इसको ऐसे बना देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अर्थ की है वो ऐसे है, यहां से घूम के यहां से निकली, यहां से एंटर करी, यहां से ऊपर गई, ठीक है, इस साइड भी यहां से निकली, यहां से ऊपर गई, फिर यहां से अंदर घुस गई। तो बताओ जरा, तो इसके अराउंड इसकी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। तो आप मुझे बताओ कि कहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां पर इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर सकती है, बताओ जरा मुझे, बताइए मुझे जरा मुझे। देखो, तो किसी भी हालात में ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगी तो यहां पे तो ऐड हो जाएगी, यहां पे होगी तो यहां पे भी ऐड हो जाएगी, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे ये कैंसिल हो सकती है। सर इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही क्यों, आसपास कहीं पे, आसपास कहीं पे, तो आसपास वाली कंडीशंस की हमें वैल्यू नहीं पता होती ना, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि एक्चुअल में क्या होता है, वैल्यू पता होने से भी क्या होता है कि एग्जैक्ट आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मुड़ने लगेंगी, तो यहाँ पे इसके दोनों कंपोनेंट होंगे, दोनों हॉरिजॉन्टल भी और इसके वर्टिकल कंपोनेंट भी, तो एक ही कंपोनेंट फिर कैंसिल हो पाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे सिर्फ इसका ये वाला कंपोनेंट होता है जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इस तरह से आके कैंसिल हो सकता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से आगे कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, नाउ इन दिस केस, ठीक है, अच्छी पेन का इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे नाउ इन दिस केस वी विल गेट null point on equatorial point of बार मैग्नेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जहां पर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है, तो हम ऐसा बोलेंगे फॉर नल पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा, कब मिल सकता है, जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाए। तो हमें क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, ये हमें दी है, देखो पहले इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है μ/4 पाई, उसके बाद कैपिटल M अपॉन R क्यूब, ठीक है। हम इसको लिखते हैं, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है। पिछली बार ये देखो, पिछली बार हमने क्या देखा था, इस वाले केस में इक्वेटोरियल पॉइंट पे 14 सेंटीमीटर पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड थी और यहाँ पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, है ना, आ रही थी इस जगह पे, है ना।
तो आप ये चीज समझो, या भी समझो कि दोनों जगह पे सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो, तो हमने लिखा कि हमें नहीं पता कितनी दूरी पे जाके कैंसिल कर देगा, तो हमने कहा लेट से x डिस्टेंस पे जाके कैंसिल कर देगा, तो हमने यहाँ पे लगाया x क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है भैया? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बराबर है 0.36 गॉस के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है, क्योंकि एक्सियल से यहां तक जाने में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट नहीं बदलेगा। क्लियर नाउ? देखो जरा, तो यहां पे समझना, तो हमने अगर 0.36 लिख लेंगे तो हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें कैपिटल M भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, 0.36 ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी और कहां थी, तो हमने देखा कि यही मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे बन रही थी। एक्सियल पॉइंट पे बन रही थी 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कहां बन रही थी? जब डिस्टेंस क्या थी? जब डिस्टेंस थी 14 सेंटीमीटर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रही थी? ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी एक्सियल पॉइंट पे। तो मैं ऐसा लिखता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तभी तो नल पॉइंट मिला था ऊपर की साइड पहले केस में, 2m अपॉन आर क्यूब। और r कितना लिया था? r हमने लिया था 14। ठीक है, अच्छा इस बार हमें नहीं पता, तो हम इस बार हम ये x की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये सब कुछ कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल होगा। बस यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बच रहा है 1 अपॉन में x, मतलब अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इस x की वैल्यू आखिरकार कितनी होगी। ठीक है, देखो जरा, तो ऊपर है 2 और नीचे है r क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो मैं इसको पलट के मैंने इसको एक्स क्यूब लिख दिया और इसको लिख दिया आर क्यूब अपॉन 2। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू, यहां से क्यूब हटेगा तो यहां क्यूब रूट पहुंच जाएगा, तो आर क्यूब और ये 2 के ऊपर भी पहुंच गया क्यूब रूट। तो यहां पर कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, x अपॉन आर क्यूब तो बाहर निकल आया, आर हो गया, और 2 जो है 2, अगर हम देखें 2 को क्यूब रूट से बाहर निकालना चाहें तो क्या होगा? देखो एक्चुअली हमने क्या देखा कि अगर मैं 1 का इंटू 3 बार करता हूं तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर मैं 1.1 का इंटू 3 बार करता हूं तो आप जानते हैं 11 का क्यूब 1331 होता है। ठीक है, तो आंसर 1.33 हो जाएगा। इसी तरह से मैं ट्राई करता रहूँगा और फाइनली जाकर के मैं देखूँगा कि 12 का इंटू अगर मैं 3 बार करता हूँ तो कितना आएगा? 144 इंटू 12, 44, 4 बार 52, और ये 5 आया। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 1.728 कुछ पहुँच रहा है। 13 का इंटू 3 बार करूँगा 1.169 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हो गया, 11, और ये 8 और 9, 89, ये 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर अप्रॉक्स 1.25 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो ये आप ये देखें कितना बचेगा, तो 1.25, तो x की जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आएगी r, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r की वैल्यू क्या थी? 14 सेंटीमीटर। क्या थी? 14 सेंटीमीटर। डिवाइड किससे करा? 1.25 से। ठीक है, तो अगर ये x इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ये 14, और अगर डेसिमल हटा दें तो ऊपर 2 जीरो पहुँच जाएंगे, नीचे बचेगा 125। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा? देखिए ज़रा, 1400 डिवाइडेड बाय 125, तो ये 1 से कैंसिल होगा, ये बचेगा 15। ठीक है, तो 11 पॉइंट, ठीक है, तो ये 11.2 अप्रॉक्स आंसर आपका आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये इसके 11.2 सेंटीमीटर पे आपको 11.2 सेंटीमीटर पर आपको नल पॉइंट मिल जाएगा इस वाले केस में।
ठीक है, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई कि एक्सियल पॉइंट पर अर्थ, देखो जितनी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की थी उतनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट की निकल के आ रही थी, है ना। आपने पिछले वाले केस में क्या देखा था कि एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सियल पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर लिख दिया, ठीक है। और जब अपन ने एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी तो आर की वैल्यू क्या थी 14, तो इस क्वेश्चन में इसीलिए हम 14 सेंटीमीटर लेंगे। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारे नई वाली एनसीईआरटी जिसमें से अब सवाल पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर फिनिश हो चुका है। जल्दी ही आपको नेक्स्ट जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप बस इतना काम करें, आप लगातार चैनल के साथ बने रहें, टेलीग्राम पे बिल्कुल अपडेटेड रहें। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताएं जो भी आप कहना चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका वेट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।